प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबसे मैंने वादा किया था, आपको इस चैनल पर मैथ, साइंस, एसएसटी पढ़ाया जाएगा। बाकी मैथ की भी क्लासेस आपको मिल रही हैं डेली। उसी के दौरान हम लोग आगे हमारा प्रयास है कि मैं आपको एसएसटी का भी क्लास दूं। एसएसटी को जिसे सामान्य तौर पर सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी ये जानेंगे पहले सामाजिक विज्ञान के पेपर का स्वरूप क्या होता है, उसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, किस खंड से पूछे जाते हैं प्रश्न, ज़्यादा कम, ये सारी बातों को हम बात करेंगे। तो आप सब को इस तरह से इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा जिससे आपको बिल्कुल बोरिंग ना लगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इसमें चैप्टर्स अधिक हैं और इसमें घटनाएं, प्रक्रियाएं ज़्यादा हैं। और ये सब्जेक्ट जो है कॉन्सेप्चुअल है, न कि हम कुछ बातों को रट करके अच्छे से लिख पाएंगे। बाकी जब हम चैप्टर को अच्छे से समझे रहेंगे तो इसको हम ज़्यादा इजी वे में लिख सकते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर। तो इसको सरल बनाने के लिए मैं इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि जिससे आपको कोई भी घटना या प्रक्रिया, कोई भी टॉपिक रहेगा उसको इस तरह से समझाया जा जाए कि जिसके बिल्कुल एक कहानी की तरह आप उसको समझ जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू किया है। जैसे अभी तक मैंने देखा कि जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को समाज विज्ञान, उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जिससे कोई भी चीज़ आपको टफ नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। कोई कहानी होगी, घटना होगा, प्रक्रिया, बिल्कुल आप कहानी के रूप में उससे समझते चलेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस खंड से कितने प्रश्न आते हैं, किस तरह से यूपी बोर्ड पूछता है इस परीक्षा में प्रश्नों को। खास तौर से बता दें तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हैं जो कि इस वर्ष कक्षा 10 में हैं, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के जितने भी खंड हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, भूगोल हो, ये सारे पढ़ाए जाएंगे। तो अब हम ज़रा बात करते हैं आपको तो हम जैसा पढ़ा एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम पुस्तक है। पाठ्यक्रम की हम तो बात करेंगे ही, लेकिन इससे पहले जो कि आपको जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, तो इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में 70 अंक का लिखित परीक्षा होगा। 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है, जिसमें से 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तथा दूसरे भाग में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। अब हम बारी बारी बात करेंगे किस खंड से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इससे पहले हम 9 में इसकी समकालीन विश्व 1 पढ़ चुके हैं, अब यहाँ हम 2 पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 20 नंबर के, राजनीति से 15 नंबर के और अर्थशास्त्र से 15 नंबर के। तो ये रहेगा। बाकी मैं जब चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो वहाँ हम ये सब हम बातें करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इकाई 1 में हमें क्या पढ़ना है। इकाई 1 में है भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास, जो कि कक्षा 10 के लिए है। तो खंड 1 में हम पढ़ेंगे घटनाएं और प्रक्रियाएं हैं। इससे 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि चैप्टर का नाम एक है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ था ये पढ़ेंगे। इसमें कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यानी जो हमें समझना है, जिसको याद रखना है। तो 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जो टॉपिक पढ़ना है जोसेफ मैसिनी आदि के विचार। तीसरा हमें पढ़ना है पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं क्या थी। दूसरा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं कौन कौन सी थी। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह। तीसरा हम पढ़ने वाले जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पांचवा हम पढ़ेंगे सामूहिक अपनत्व की भावना। आगे खंड 2 में हम पढ़ने वाले हैं, बाकी तीसरे चैप्टर से जो शुरू होगा, जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना हम पढ़ेंगे। पूर्व आधुनिक विश्व यानी आधुनिक विश्व से पहले का विश्व किस प्रकार था। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था यानी उपनिवेशवाद। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी या घोर निराशा।
चौथा जो टॉपिक पढ़ेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण यानी वैश्वीकरण की शुरुआत। चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे इतिहास का औद्योगिकीकरण का युग, औद्योगिक क्रांति से पहले और औद्योगिक क्रांति परिवर्तन की गति। बाकी आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है श्रमिकों का जीवन, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार। अब आगे हम इतिहास में खंड 3 की बात करेंगे, जिससे कि हम दैनिक जीवन, संस्कृति और राजनीति, जिससे कि 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें चैप्टर 5 और 6 चैप्टर 5 आएगा। तो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व, तो यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध। बाकी इतिहास खंड से 5 नंबर के मानचित्र का कार्य पूछा जाएगा, यानी मानचित्र के बारे में। तो जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उनसे जिस तरह से मानचित्र के प्रश्न बन सकते हैं वो साथ में कराया जाएगा। जैसा कि हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अध्याय 3 से आते हैं मानचित्र में इतिहास में। भारत में राष्ट्रवाद 1800 से 1930 दर्शाना, नामांकन पहचान। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता, नागपुर, मद्रास, ये सब जो हुए हैं उनको हमें मानचित्र में दर्शाना रहेगा। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब हम बात करते हैं और बाकी देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे मानचित्र से। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, जैसे चंपारण बिहार था, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। दूसरा था खेड़ा गुजरात यानी किसान सत्याग्रह। तीसरा अहमदाबाद गुजरात सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। आगे चौथा पूछा जाएगा अमृतसर यानी पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश असहयोग आंदोलन का उद्घोष। डांडी यानी गुजरात सविनय अवज्ञा आंदोलन। दृष्टिबाद, तो ये तो हम पढ़ेंगे मानचित्र में। आगे हम बात करते हैं इकाई 2 में समकालीन भारत, जिसका नाम है भूगोल। तो भूगोल में पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, जिससे कि हम पढ़ेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकार, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भूपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण, निम्नीकरण तथा संचरण के उपाय। ये सब टॉपिक हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें साथ में बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 भूगोल का है वन एवं वन्य जीव संसाधन। हम पढ़ेंगे भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। तीसरा हम जो चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल में, जिसका नाम है जल संसाधन। तो जल संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संचरण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, एक केस स्टडी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। आगे चैप्टर नंबर 4 जो है कृषि, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें कौन कौन सी होते हैं, शस्य प्रारूप क्या होता है, तकनीक तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इकाई 2 जो कि चैप्टर 5 से शुरू होगा, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिजों के प्रकार हम पढ़ेंगे, केवल मानचित्र पर कहाँ किस तरह के खनिज पाए जाते हैं। चैप्टर 5 का नाम था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। चैप्टर 6 का नाम है विनिर्माण उद्योग, प्रकार, अवस्थिति, वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिकृत प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। जो भूगोल में 7वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। बाकी इस खंड से भूगोल के भी यानी भूगोल से मानचित्र के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे अध्याय 1 से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, संसाधन और विकास, मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान, कौन सी मृदा किस राज्य में पाई जाती है वो हमें दर्शाना रहेगा। अध्याय 3 से मानचित्र के प्रश्न बन सकते हैं, जल संसाधन दर्शाना और नामांकन, बांध कौन सा है, सलाल कहाँ, टेहरी कहाँ, सरदार सरोवर, नागार्जुन, भाखड़ा नांगल, राणा प्रताप सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा, ये सब। अध्याय 4 कृषि से अध्याय 4 से जो मानचित्र के प्रश्न बन सकते हैं, चावल गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कौन से उत्पादक हैं, खंड ख
ख से प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, जूट इत्यादि में कौन ज़्यादा उत्पादन करता है, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं इकाई 3 में, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र है। तो इसमें इकाई 1 में हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। तो सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे होती है, कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को संयोजित करता है। तो बाकी हम चैप्टर्स को बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, इसके बाद संघवाद। आगे हम अध्याय 3 की बात करते हैं, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो प्रतियोगिता और प्रतिवाद यानी संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। अध्याय 5, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आंकलित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है, क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है, भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है। ये सारे टॉपिक्स जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब इकाई 4 की हम बात करते हैं आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उन सबको हम एक बार देख लेते हैं। चैप्टर्स तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उनमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। इकाई 1 में जो चैप्टर्स हैं विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा तथा साख। तो हम बात करते हैं विकास में। विकास की पारंपरिक अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। चैप्टर नंबर 2 इकाई 1 के अंतर्गत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जैसा कि हम सबको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। तो आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्य क्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय क्या हैं। मुद्रा तथा साख, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाना, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड, निजी वित्तीय कंपनियां आदि। आगे हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4, 5 इकाई 2 के अंतर्गत है अर्थशास्त्र में। तो भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी भूमंडलीकरण का मतलब वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार, विभिन्न बाजारों का आपस में जोड़ना, वैश्वीकरण क्या है, कारक, विश्व व्यापार संगठन, प्रभाव, न्याय संगत वैश्वीकरण, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। अध्याय 5 का नाम है उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है या 2 साधारण केस अध्ययन हम पढ़ेंगे। उपभोक्ता के शोषण के कारण उपभोक्ता जागरूकता उदय, भारत में उपभोक्ता को कैसे होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की क्या भूमिका है। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि कितने चैप्टर्स हैं हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सभी खंडों या इकाइयों को मिलाकर, तो 4। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो मैं बता दूं आप सबको, जिसमें से पहला मैं शुरू करने वाला हूं राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र, जिसमें का पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी ये चैप्टर्स थोड़ा भरमाऊ टाइप है, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा जिससे आप बिल्कुल भ्रम में नहीं रहेंगे। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप अगर इस क्लास को देखेंगे तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, जिससे आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे आप हल कर पाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो पहले तो आपको चैप्टर्स की अवधारणा बताई जाएगी
चैप्टर्स की अवधारणा बताने के बाद जब चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको प्रमुख शब्दावली बताई जाएगी। और से शब्दावली से पहले हम बताएंगे कि चैप्टर्स एक अध्याय में यानी एक दृष्टि सारे जो सारांश है इस चैप्टर से पढ़ेंगे। इसके बाद प्रमुख शब्दावली, फिर बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी के बाद लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्नों को कराया जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी से हो चाहे एनसीईआरटी के अलावा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो मुझे आशा है, पूरी उम्मीद है आप सबको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप सब ज़रूर इस चैनल से जुड़े जिससे आप अपने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद।